हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं एम्स दिल्ली से रवि कुमार गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आई होप सभी लोग आप अच्छे होंगे, तैयारियां बहुत अच्छी चल रही होंगी आपकी। आज के लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। आज हमारी 45 डेज की एक 7th क्लास होने वाली है, जिसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डील करेंगे। आपको क्वेश्चन को समझना है, अच्छे से पढ़ना है, फिर उसका आंसर करना है। अगर आपने बिना देखे क्वेश्चन को किया तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो गलत हो जाएंगे। तो बिल्कुल भी एकदम शांत होके आप क्वेश्चन आंसर्स को करें। किसी भी क्वेश्चन को हड़बड़ी में ना करें, क्वेश्चन को समझें, फिर उसके बाद उसका आंसर करने की कोशिश करें। आगे बात समझ में, क्योंकि आप जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ वो सारी चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। क्योंकि मैं जहां से क्वेश्चंस ले रहा हूँ या जहां से क्वेश्चंस मैं बना रहा हूँ वो नहीं टॉपिक से बना रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट हैं, जो कि बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। देखो, हमारे पास मैंने आपको बताया कि नाम ही हमने क्या रखा है, 45 डेज। तो मतलब 45 दिन के अंदर हमें वही टॉपिक्स को बार बार पढ़ना है जिनसे क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं। आगे बात समझ में, तो हम उन्हीं क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे, उन्हीं टॉपिक्स को कवर अप करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट हैं और बार बार हाई हील टॉपिक्स के रूप में एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आगे बात समझ में, तो बिल्कुल भी घबराए नहीं, शांत होके बैठें, रिलैक्स होके बैठें, किसी भी काम धंधे को छोड़ के बैठें, पानी वानी पी के बैठें और इस लेक्चर का बहुत बेहतरीन तरीके से लाभ उठाएं। आगे बात समझ में, क्वेश्चन को समझना, पढ़ना और आंसर करना। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। A nurse preparing to administer an opioid to the client via an epidural catheter। देखो, एक नर्सिंग ऑफिसर है, एक नर्स है जो कि प्रिपेयर कर रही है एडमिशन करने के लिए टू ऑपॉइड्स। ऑपॉइड्स क्या होते हैं? ऑपॉइड्स क्या होते हैं? सेडेटिव्स होते हैं। ऑपॉइड्स क्या होते हैं? सेडेटिव्स होते हैं कि पेशेंट को पेन किलर्स होती है, सेडेटिव सजेशन में चला जाता है पेशेंट। एंड द क्लाइंट बाय द एपिड्यूरल कैथेटर, मतलब कि एक एपिड्यूरल कैथेटर पेशेंट को लगा हुआ है, वहां से हमें ऑपॉइड्स को देना है। Before administration of the medication, before administration of the medication, the nurse aspirate and obtain। नर्स क्या करती है? एपिड्यूरल को एस्पिरेट करती है और वहां से क्या निकलता है? 5 ml क्लियर लिक्विड फ्लूइड निकलता है। 5 ml क्लियर फ्लूइड निकलता है। द नर्स टेक विच एक्शन, कि भैया आप एक नर्सिंग ऑफिसर हो। देखो, अज्यूम करना सीखो, अपने आप को सिचुएशन के अंदर अज्यूम करो, इमेजिनेशन करो कि मैं एक नर्सिंग ऑफिसर हूँ, आईसीयू के अंदर काम कर रहा हूँ और मेरे पास एक पेशेंट अलॉट हुआ है जिसको एपिड्यूरल कैथेटर लगा हुआ है। डॉक्टर ने मेरे को कहा कि इसको ओपोइड्स देना है, फेंटेनिल देना है, मिडाजोलम देना है, जो भी देना है, ठीक है, उसको देना है, ड्रग देनी है। अब एपिड्यूरल कैथेटर से आपको देनी है, आप पेशेंट के पास ड्रग को लेके गए, आपने एस्पिरेट करके देखा, वहां से तो 5 ml फ्लूइड आ रहा है, क्लियर लिक्विड फ्लूइड आ रहा है। ठीक है, आपके पास आपने देखा कि वहां से एस्पिरेट, जैसे हम एनजी ट्यूब जब भी हम पेशेंट को फीडिंग देते हैं तो वहां से एस्पिरेट करके देखते हैं। अगर 100 ml से 100 ml या 100 ml से ज्यादा देखने को मिलता है तो आप क्या करते हो? फीड को होल्ड करते हो और फिजिशियन को बताते हो। ऐसा ही होता है कुछ, तो वैसा ही सीन यहाँ पे क्रिएट होने वाला है। आपने क्या किया? आप ड्रग को देने गए, ड्रग से आपने क्या किया? वहां से खींचा, खींचने पे 5 ml आपको फ्लूइड देखने को मिला जो कि क्लियर है ना? तो नर्स टेक्स विच एक्शन, कौन सा एक्शन नर्स लेगी? सबसे पहले इंजेक्ट द ओपोइड स्लोली, कि वो उसको भी फ्लश कर देगी और 5 अपना जो ओपोइड है, अपनी जो मेडिकेशन है उसको भी क्या करेगी? वो फ्लश करने की कोशिश करेगी कि भैया ओपोइड्स वो दे देगी। एंड नोटिफाई द एनेस्थियोलॉजिस्ट, मतलब जो हमारे आईसीयू के अंदर जो डॉक्टर्स होते हैं वो एनेस्थीसिया वाले होते हैं, तो उनको बताएगी। एंड तीसरा ऑप्शन क्या कहता है? फ्लश द कैथेटर विद द 6 ml ऑफ स्टेराइल वाटर एंड बिफोर इंजेक्टिंग द ओपोइड, कि वो फ्लश करेगी कैथेटर को फ्लश करेगी 6 ml स्टेराइल वाटर से। एंड फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है? कि इंजेक्ट द एस्पिरेट 6 ml ऑफ फ्लूइड बैक इनटू द कैथेटर एंड एडमिनिस्टर द, वो जो आपने 5 ml 6 ml निकाला है उसको वापस से वो डाल देगी अंदर और आप अपना भी जो मेडिकेशन है वो भी एडमिनिस्टर कर दोगे। क्या ऑप्शन करेक्ट है? क्या ऑप्शन सही है? देखो, सिंपल सी बात है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि एपिड्यूरल कैथेटर होता कहाँ है, कहाँ इसको लगाया जाता है। देखो, ब्रेन की जो कवरिंग्स होती हैं, ब्रेन की कवरिंग्स के बारे में आपने सुना है? ब्रेन की कवरिंग्स के बारे में आपने सुना है?
कि ब्रेन की कवरिंग्स जो होती हैं वो 3 होती हैं। कौन-कौन सी होती हैं? सबसे पहली मैं अगर आपसे बात करूँ तो ड्यूरा मैटर होती है। देखो समझना इस चीज़ को। नंबर दूसरी बात करूँ, सब ये होती है अरेकेनॉइड मैटर। ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है? समझना इस चीज़ को, इसमें बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। एक होती है ड्यूरामीटर, एक होती है अरेकेनॉइड मैटर और एक होती है पिया मैटर। ये 3 चीज़ें ब्रेन की कवरिंग्स होती हैं, ब्रेन को घेरे हुए रहती हैं, ठीक है? ठीक है। अब इनमें से इंटरनल कौन-सी है? क्वेश्चन बना हुआ है कि आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि ब्रेन की कवरिंग्स को आप इंटरनल टू आउटर क्या करें? सेट करें। इंटरनल इंटरनल टू आउटर इसको सेट करके दिखाएं। तो देखो डी4 दूर, डी4 दूर भी होता है, ड्यूरामेटर भी होती है। दूर का मतलब होता है कि वो सबसे आउटर वाली लेयर होगी। देखो जी, हमारी ब्रेन की कवरिंग्स है, मैंने आपको एक डायग्राम बना के दिखाया है। जबकि ये जो बाहर वाली लेयर होती है इसको बोलते हैं ड्यूरामेटर। जो दूर है ब्रेन से, ये हमारा ब्रेन है, सपोज दैट ये हमारा ब्रेन है। और सबसे दूर वाली लेयर कौन सी है? ड्यूरामेटर। सबसे बीच वाली लेयर कौन सी है? अरेकेनॉइड मैटर। सबसे पास वाली P4 पिया, पिया जी के पास मतलब कि दिल के पास कौन सी है? पिया जी के पास कौन सी रहती है? तो पाया मैटर रहती है। कि भैया सबसे हार्ट के करीब कौन सी है? तो आपको बताना है कि पिया मैटर होती है। तीनों की तीनों बातें समझ में आ गई। मैंने एक बताया ड्यूरा मैटर होती है, अरेकेनॉइड मैटर होती है और एक पिया मैटर होती है। आगे बात समझ में? तो तीनों के तीनों का आपको पता होना चाहिए कि पाया मैटर जो होती है वो सबसे करीब होती है ब्रेन के, उसके बाद अरेकेनॉइड मैटर होती है और सबसे दूसरी बात लास्ट में कौन सी होती है? ड्यूरामेटर होती है। अब भैया ड्यूरामेटर के जो ऊपर स्पेस पाया जाता है, जो आपको ऊपर देखो, इसको छोड़ते हैं। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ समझाने के लिए। देखो ये हमारी 3 लेयर्स हैं, ये हमारी 3 लेयर्स हैं। ये आपकी ड्यूरामेटर है, ये अराकेनॉइड मैटर है और ये पियामेटर है। अब इसके ऊपर जो स्पेस पाया जाएगा, इसके ऊपर जो खाली स्थान जगह पाई जाएगी उसको बोलते हैं एपीड्यूरल। क्या बोलते हैं? एपीड्यूरल स्पेस। ठीक है। इसके नीचे जो पाया जाएगा इसको बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। देखो नाम से पता लग रहा है, एपी का मतलब अपर। जो ड्यूरामेटर, ड्यूरल ड्यूरल का मतलब ड्यूरामेटर से अपर जो पाया जा रहा है उसको बोल रहे हैं एपी ड्यूरल स्पेस। और ड्यूरामीटर के और अरेक्नोइड मीटर के जो बीच में पाया जा रहा है उसको बोल रहे हैं सब ड्यूरल स्पेस। सब का मतलब होता है नीचे और ड्यूरल का मतलब ड्यूरामीटर। तो सब नीचे पाया जाने वाला स्पेस को सब ड्यूरल स्पेस बोला है। और अरेकेनॉइड स्पेस और पायामेटर के बीच में जो स्थान होता है उसको कहते हैं सब अरेकेनॉइड स्पेस। क्योंकि अरेकेनॉइड के नीचे है तो सब अरेकेनॉइड स्पेस। है या नहीं है? कि सर बिल्कुल है या नहीं? सर बिल्कुल है। अब ये 3 चीजें आपके काम की हैं, ठीक है? अब मैं आपसे बताता हूं कि जो भी चीजें या ब्लड की बात करें या सीएसएफ की बात करें या किसी भी फ्लूइड की बात करें, वो कहाँ बहती है? कहाँ बहती है? सब अरेकेनॉइड स्पेस के अंदर बहती है। कहाँ बहती है मेरे प्यारे लाल लालियों? कि अगर मैं आपसे सीएसएफ की बात करूं, सीएसएफ कहाँ प्रेजेंट होता है? क्वेश्चन बनता है सीएसएफ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आपको बताना है सब अरेकेनॉइड स्पेस के अंदर प्रेजेंट होता है। आगे बात समझ में? चलिए, अब ये बात आपको पता लगे कि सब अरेकेनॉइड स्पेस के अंदर सीएसएफ बहता है और सीएसएफ का जो कलर होता है वो क्लियर होता है। क्लियर होता है, एकदम पानी की तरह हम कह सकते हैं क्लियर होता है। अब क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है कि आपने वहां से एस्पिरेट करके देखा और 5 ml फ्लूइड आपको देखने को मिल गया। अब 5 ml आपको देखने को मिला है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि हमारा जो कैथेटर है उसका प्लेसमेंट में गड़बड़ है। कि हमने भैया एपिड्यूरल की जगह, एपिड्यूरल स्पेस की जगह क्या कह रहा है कि एपिड्यूरल कैथेटर है तो एपिड्यूरल स्पेस में ही जाएगा। कि बिल्कुल जाएगा सर। तो कहाँ जाना चाहिए? कि सर एपिड्यूरल स्पेस के अंदर जाना चाहिए, मतलब कि ड्यूरामीटर के अबव जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। लेकिन चला कहाँ गया है? चला कहाँ गया है? उसके नीचे चला गया है, सब अरेकेनॉइड स्पेस के अंदर चला गया है। तो इसका मतलब उसका प्लेसमेंट क्या है? गलत है।
उसका प्लेसमेंट कैसा हुआ बच्चों? उसका प्लेसमेंट सही ढंग से नहीं हुआ, सही ठीक से नहीं हुआ, उसका डिस्प्लेसमेंट हो चुका है। और जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो क्या देखने को मिलेगा आपको? क्लियर लिक्विड फूड, जैसा कि आपको ऑप्शन के अंदर बताया गया है आंसर के अंदर कि 5 ml क्लियर फूड आपको देखने को मिला है। तो नर्स टेक विच एक्शन, तो नर्स क्या करेगी कि भैया उसको स्टॉप कर देगी और अपने फिजिशियन को बताएगी, अपने डॉक्टर को बताएगी कि भैया ये जो आपका जो प्लेस है वो सही नहीं है, आपका जो कैथेटर है वो गलत जगह पे डल चुका है। आगे बात समझ में? तो आपको क्या करना है, क्या करना है? आपने डॉक्टर को बताना है। ये बहुत केयरफुली बात होती है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और जब भी हम एपिड्यूरल की बात करते हैं, एपिड्यूरल कैथेटर को जब भी हम बात आती है तो हमें बिल्कुल भी स्टेराइल तरीके का यूज करना है, बिल्कुल भी हमें एसेप्टिक टेक्निक का यूज करना है, कतई भी हमें इसमें बर्दाश्त नहीं करना है किसी भी अनस्टेराइलिटी को। किसी भी, ये नहीं कि आपने बिना ग्लव्स के उसको छू लिया, आपने क्लीन ग्लव्स से उसको छू लिया, नहीं, स्टेराइल ग्लव्स से आपको हमेशा छूना है। और क्यों छूना है? क्योंकि ये डायरेक्ट ब्रेन से कनेक्टेड होता है। कैसा होता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है। अगर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है तो इसका मतलब डायरेक्ट इंफेक्शन, अगर आपने इसको इंफेक्टेड हाथों से छू लिया तो डायरेक्ट इंफेक्शन ब्रेन तक पहुंच सकता है और पेशेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। इसीलिए हमें क्या करना है कि हमें उसको क्या करना है, अगर ऐसा आपको देखने को मिलता है या ब्लड देखने को मिलता है या फिर हम क्लियर लिक्विड फ्लूइड देखने को मिलता है तो अपना डिस्प्लेसमेंट हो चुका है, उसको ठीक करें। क्या करें उसको बच्चों? उसको ठीक करने की कोशिश करें। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है? किसी भी तरह की कोई समस्या यहाँ पर? कि बिल्कुल भी हमें यहाँ पे किस चीज का ध्यान रखना है? हमें स्टेरिलिटी का ध्यान रखना है। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन समझ में आया होगा, आई होप। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको समझने की देर है। आपने क्वेश्चन को अगर ढंग से समझा है तो क्वेश्चन का आंसर आप इजीली कर दोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है? A client with a posterior wall, a client with a posterior wall bladder injury, एक क्लाइंट है जिसको पोस्टीरियर वॉल की ब्लैडर की इंजरी हुई है एंड has had surgical repair and placement of suprapubic catheter, उसका सर्जिकल रिपेयरमेंट हुआ है उस पोस्टीरियर वॉल का एंड उसको एक सुप्राप्यूबिक कैथेटर डाला हुआ है। सुप्राप्यूबिक का मतलब होता है प्यूबिक के ऊपर वाले हिस्से में, मतलब कि अम्बलाइकस एंड प्यूबिक के ऊपर वाले हिस्से पे। सपोज दैट ये अम्बलाइकस वाला एरिया है आपका और ये प्यूबिक वाला एरिया है, तो यहाँ पे सुप्रा प्यूबिक कैथेटर आपको डाला जाता है। पेनिस के थ्रू नहीं डालते हैं इसके अंदर। इसके अंदर क्या करते हैं, सीधा आप एब्डोमेन में होल करते हैं और वहां से एक कैथेटर डाला जाता है डायरेक्ट ब्लैडर के अंदर, डायरेक्ट ब्लैडर के अंदर डालते हैं। ठीक है, आपने एक कैथेटर डाल दिया, सुप्रा प्यूबिक कैथेटर उसको बोलते हैं। एंड द नर्स प्लान to do which of the following to prevent the complication with use of this catheter, कि आपको इस कैथेटर को कैसे कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना है अगर ऐसा होता है तो। बताएंगे फटाफट से कि एक पेशेंट है, सर्जरी का पेशेंट है और सर्जरी उसकी हो चुकी है, उसके लिए एक आपने सुप्राप्यूबिक कैथेटर डाला है कि कोई भी अगर यूरिन पास करता है तो ब्लैडर डिस्टेंडेड ना हो। कैसे हो कि ब्लैडर डिस्टेंडेड ना हो और वहां से जितना भी यूरिन आएगा वो ड्रेन हो जाए ऑटोमेटिक। तो उस कंडीशन को कैसे बचाया जा सके, कैसे उसको ट्रीट किया जा सके और कैसे उसको कॉम्प्लिकेशन से बचाया जा सके, फटाफट से आंसर करेंगे। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। कॉमन सेंस अगर किसी बच्चे ने नहीं लगाया है तो प्लीज लगाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉमन सेंस वाला है। फटाफट से आंसर करेंगे, क्या आंसर आपका रहने वाला है? जल्दी से आंसर करेंगे। देखो, कभी भी ऐसी कंडीशन जब भी आपके सामने आती है, देखो कॉमन सेंस आपको लगाना है। अगर किसी भी चीज की आपकी सर्जरी हुई है, सपोज दैट आपको आपकी जो पोस्टीरियर वॉल है वो खराब हो गई है, पोस्टीरियर ब्लैडर आपका खराब हो चुका है, उसका रिपेयरमेंट हुआ है। अब रिपेयरमेंट हुआ है तो रिपेयरमेंट के कारण आपने रिपेयरमेंट आपने कर दिया, सर्जरी उसकी हो गई है। अब ताजा ताजा सर्जरी हुई है, सपोज टांके वाके वहां पे लगाए हुए हैं। अगर आपके ब्लैडर का किसी भी कारण से डिस्टेंडेड होता है, मतलब यूरिन पास आउट नहीं होता है वहां से, तो यूरिन कहाँ भरेगा? हमारे ब्लैडर के अंदर भरेगा। सपोज दैट कि यहाँ से कैथेटर डाला हुआ है पेशेंट को, यहाँ से एक कैथेटर डाला हुआ है पेशेंट को और यहाँ पे एक बैग लटकाया गया है। ठीक है, यहाँ से एक पेशेंट को कैथेटर डाला है और एक यहाँ पे बैग लटकाया गया है जिसके अंदर यूरिन आना है, लेकिन किसी भी कारण वजह से वो क्या हो गया है, ब्लॉक हो गई है। किसी भी कारण की वजह से या किंक हो गई है या ब्लॉक हो गई है, कुछ भी हुआ है, तो उसकी वजह से क्या होगा, यूरिन का ड्रेन जो होना था वो नहीं होगा।
और नहीं होने की वजह से क्या होगा कि यूरिन क्या होगा, ब्लैडर के अंदर भरेगा। क्या भरेगा? ब्लैडर के अंदर भरेगा। और जो आपके टांके लगे हैं वो कैसे होंगे? स्ट्रेच होंगे। कैसे होंगे बच्चों? स्ट्रेच आपके देखने को मिलेंगे। भैया टांके खुलने के चांसेस ज्यादा होंगे, और खुलने के चांसेस होंगे तो कॉम्प्लिकेशंस में क्या हो सकता है? कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकती हैं, टांके खुल जाएंगे और ब्लीडिंग आपको देखने को मिल सकती है। आपकी जो सर्जरी है वो कैसी हो जाएगी? कैसी हो जाएगी? अनसक्सेसफुल हो जाएगी। कि मतलब सर्जरी आपको वापस से करनी पड़ेगी और अदर डैमेज भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है? किसी भी चीज को हमें फ्री फ्लो रखना है। आपको कोई भी कैथेटर आपने लगाया है तो उसको फ्री फ्लो के रूप में रखना है। अब क्वेश्चंस आंसर में हमारा आंसर देखते हैं कि ऐसा कोई आंसर हमें मिलता है क्या। मॉनिटर द यूरिन आउटपुट। देखो यूरिन आउटपुट तो आपको शिफ्ट में मेजर करना ही करना है, लेकिन ये एक हम कह सकते हैं कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये तो हमें करते ही है। मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है। एनकरेज द हाई इनटेक ऑरल फ्रूट्स, कि भैया हाई इनटेक। देखो ये सारी चीजें ये कॉम्प्लिकेशंस के रूप में नहीं है, ये आप दे सकते हो पेशेंट को, ये आप वैसे ही दे सकते हो, नॉर्मली बात है ये तो। प्रिवेंट द किंकिंग ऑफ द कैथेटर ट्यूबिंग। देखो ये बात बिल्कुल सत्य है कि आपको कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करना है तो आपको क्या करना होगा? किंकिंग। किंकिंग का मतलब मुड़ने से आपको रोकना पड़ेगा। अगर सपोज दैट ये जो ट्यूबिंग लगाई है आपने, ये इसमें ये कैसी हो गई? मुड़ गई। सपोज दैट ये मुड़ गई है। अब मुड़ जाने के कारण क्या होगा? कि ये ब्लॉक हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? ब्लॉक देखने को मिलेगी। और जब भी ब्लॉक देखने को मिलेगी तो यूरिन कहाँ फिल्ड होगा? हमारे ब्लैडर के अंदर फिल्ड हो जाएगा। और ब्लैडर के अंदर तो आपको पता है कि सर्जरी हुई है ताजा ताजा। अब जब सर्जरी हुई है तो वहां के टाके खुलने के डर होते हैं, सर्जरी को अनसक्सेसफुल होने के डर होते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि उसको फ्री रखना है। किससे? किससे फ्री रखना है? हमारे हमारे किससे रखना है? किंक होने से फ्री रखना है। आगे बात समझ में कि आपको क्या करना है? कि टेंशन फ्री रखना है। आपको क्या करना है? टेंशन फ्री यूरिन बिल्डअप। आपको किसी भी प्रकार का टेंशन वहां पे नहीं होने देना है। आगे बात समझ में बताएंगे फटाफट। तो इसका आंसर क्या रहा है बच्चों? जितनी बच्चे ने चौथा आंसर दिया है वो करेक्ट आंसर है। देखो क्वेश्चन को समझना आपके हाथ में है। क्वेश्चन के अंदर सब कुछ दिया गया है, आपको कॉमन सेंस यूज करने की जरूरत है। अगर आपने कॉमन सेंस को यूज किया है तो 100% आप अच्छा कर सकते हो। 100% आप अच्छा कर सकते हो। किसी भी क्वेश्चन का आंसर बहुत मुश्किल नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है कि एक क्लाइंट विद द बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। एक क्वेश्चन है, एक बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया का मतलब आप सभी को पता है। हाइपरप्लेजिया का मतलब क्या होता है? कि साइज का बढ़ जाना। दो चीजें होती हैं, एक होती है हाइपरप्लेजिया, एक होती है हाइपरट्रॉफी। एक होती है हाइपरट्रॉफी, एक होती है हाइपरप्लेजिया। अब हाइपरप्लेजिया के अंदर क्या होता है और हाइपरट्रॉफी के अंदर क्या होती है? देखो हमारी जो इंडियन टीम T20 वर्ल्ड कप जीत के आई थी तो वो ट्रॉफी कितनी बड़ी थी, तो इसके अंदर सेल का साइज, जैसे ट्रॉफी बड़ी है तो इसके अंदर सेल की साइज बढ़ जाती है, सेल साइज इंक्रीज हो जाती है। मतलब ओवरऑल जो सेल होगी ना वो बड़ी हो जाएगी। और यहाँ पे क्या होगा? हाइपरप्लेजिया का मतलब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाएंगे, मतलब कि आपके जो नंबर ऑफ सेल्स हैं, हम कह सकते हैं कि या काउंट ऑफ नंबर्स ऑफ सेल्स हैं वो बढ़ जाएंगे। आगे बात समझ में? तो उसमें भी सेल का आकार बढ़ता है और इसमें भी सेल का आकार बढ़ता है। तो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया मतलब कि आपके प्रोस्टेट का साइज बढ़ चुका है, साइज बड़ा हो चुका है। एंड अंडरगोज द TURP मतलब कि ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। TURP मतलब कि आपने ऐसा ट्रांस रिसेक्शन किया है। ट्रांस यूरिथ्रल मतलब यूरिथ्रा के थ्रू आपने रिसेक्शन किया है। रिसेक्शन का मतलब उसमें काट छाट करना, उसको रिपेयर करना, उसके जो बड़े हुए पार्ट को बाहर निकालना प्रोस्टेट के। तो नर्स रिक्वेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन from the pharmacy so it is available and post operatively for continuous bladder irrigation। मतलब कि CBI continuous bladder irrigation के लिए कौन सा सॉल्यूशन का वो इस्तेमाल करेगी, कौन से फ्लूइड का इस्तेमाल करेगी? कैस्टरल वाटर का करेगी, नॉर्मल सलाइन का करेगी, डाइकिन सॉल्यूशन का करेगी, या स्टेरल विद द 5% डेक्सट्रोज? फटाफट से इसका आंसर करेंगे। क्या आंसर इसका होने वाला है? क्या आंसर इसका रहने वाला है? देखो सिंपल सी बात आपको ये समझनी है कि TURP कब की जाती है?
बीपीएच की कंडीशन में ये क्वेश्चन एक बनता है कि बीपीएच की कंडीशन में आप क्या कर सकते हो फाइनल ट्रीटमेंट। तो आपको बताना है कि टीयूआरपी कर सकते हैं, ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। आपको इसकी फुल फॉर्म भी आनी चाहिए, फुल फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं फुल फॉर्म से। एड्स का आपको पता होना चाहिए, एलिसा का आपको पता होना चाहिए, बहुत सारी फुल फॉर्म्स हैं तो आपको पता वो होनी चाहिए। टीयूआरपी कब करते हैं? बीपीएच की कंडीशन में, मतलब जब मेल का, जो मेल के देखो प्रोस्टेट कहाँ होती है, प्रोस्टेट कहाँ होती है? सिर्फ मेल के अंदर होती है। तो मेल के अंदर जो प्रोस्टेट आपको देखने को मिल रही है वो कैसी हो जाती है? एनलार्ज हो जाती है। कैसी हो जाती है बच्चों? एनलार्ज आपको देखने को मिलती है। एनलार्ज जब देखने को मिलती है तो एनलार्ज की कंडीशन में हम कौन सी कंडीशन करते हैं? वहां पे आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी। जब ये कंडीशंस देखने को मिलती है तो उसकी वजह से क्या क्या कंडीशन हो सकती है? पेनफुल यूरिनेशन आपको देखने को मिलता है। बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं, हैवीपन आपको देखने को मिलेगा, पेनफुल यूरिनेशन आपको देखने को मिलेगा। और जब भी ये कंडीशंस होती हैं तो हमें कौन सी सर्जरी करनी होती है? टीयूआरपी। टीयूआरपी क्या होती है बच्चों? टीयूआरपी के अंदर होता है कि उस पार्ट को वहां से काट छाट करके निकाला जाता है। आगे बात समझ में। और टीयूआरपी में हमें क्या करना है? ब्लैडर को इरिगेशन की जरूरत होती है। देखो इस बात को ध्यान रखना कि ब्लैडर इरिगेशन में कभी भी हम टू वे कैथेटर का यूज नहीं करते हैं। हमें कौन सा यूज करते हैं? तो ऑलवेज ऑलवेज यूज थ्री वे कैथेटर। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लैडर इरिगेशन के लिए आ, कौन से किसका कैथेटर का यूज करते हैं? थ्री वे, टू वे, वन वे। तो आपको बताना है कि थ्री वे कैथेटर का यूज करते हैं। ये बात आपको समझनी है, क्वेश्चन है। अब जब आप कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए? आइसोटोनिक फ्लूइड का इस्तेमाल करना चाहिए। आइसोटोनिक फ्लूइड का यूज करना चाहिए, जो कि कौन सा है? NaCl। मतलब कि हमारा जो नॉर्मल सलाइन होता है वो आइसोटोनिक फ्लूइड होता है। कैसा होता है? आइसोटोनिक फ्लूइड होता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप सभी को? आइसोटोनिक का मतलब जो हमारे ब्लड के समान होता है उसको कहते हैं आइसोटोनिक फ्लूइड। कि हमारी ब्लड की सांद्रता के समान होता है। जितने ब्लड के अंदर कंपोनेंट्स पाए जाते हैं उतने ही आइसोटोनिक के अंदर पाए जाते हैं। उस कंडीशन को कहते हैं आइसोटोनिक फ्लूइड। आगे बात समझ में। ये फ्लूइड्स के ऊपर भी मैंने क्लास ली हुई है, अगर आपको देखना है तो बहुत अच्छी क्लास है। मैंने फंडामेंटल के टॉपिक्स के अंदर कवर करवा रखी है। बहुत अच्छी क्लास है। आरएल क्या होता है, एनएस क्या होता है, D5 क्या होता है, D50% क्या होता है, सब के बारे में बता रखा है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो जाके समझ लेना, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बात समझ में। तो NaCl का यूज करते हैं, आइसोटोनिक फ्लूइड होता है। थ्री वे कैथेटर का यूज करते हैं। और बीपीएच कहाँ? बीपीएच के अंदर क्या करते हैं? टीयूआरपी करते हैं। टीयूआरपी की फुल फॉर्म क्या होती है? ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन प्रोस्टेट। आगे बात समझ में। देखो अब मैंने आपको बताया कि और कौन कौन सी चीज होती है। देखो मैंने आपको बता दिया है कि हम क्या करते हैं कि हमें स्टेराइल वाटर का यूज नहीं करना है। हमें क्या करते हैं? नॉर्मल सलाइन का यूज करते हैं। डाइकिन सोल्यूशन कहाँ करते हैं? डाइकिन सोल्यूशन हम वुंड पे करते हैं। जो हमारे हम कह सकते हैं बर्न वुंड्स होते हैं, जो ओपन वुंड्स होते हैं, उनके अंदर हम डाइकिन सोल्यूशन का यूज करते हैं, जो कि एंटीसेप्टिक का काम करता है। आगे बात समझ में। स्टेरल वाटर विद 5%। देखो डेक्सट्रोज आपको कभी भी यूज नहीं करना है। डेक्सट्रोज क्या करता है? बैक्टीरियल ग्रोथ को जिम्मेदार होता है। कभी भी किसी भी वुंड पे आपको कोई भी डेक्सट्रोज वाला कंटेंट यूज नहीं करना है, क्योंकि ये बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है। क्योंकि हमारे जो बैक्टीरिया का खाना होता है वो क्या होता है? ग्लूकोज होता है। और ग्लूकोज आप अगर डाल दोगे तो वहां पे बैक्टीरिया क्या करेंगे बच्चों? ग्रो करने की कोशिश करेंगे, ग्रो हो जाएंगे। आगे बात समझ में। इसके अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है आफ्टर दैट, जब हम टीयूआरपी करते हैं। टीयूआरपी जब भी हम करते हैं तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होती है? मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो क्या देखने को मिलती है? ब्लीडिंग देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है मेरे प्यारे बच्चों? ब्लीडिंग आपको देखने को मिल जाती है। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन भी करता हूँ कि बीपीएच की जो कंडीशन होती है वो कहाँ आप सबसे कॉमन देखने को मिलती है? कि बीपीएच जो बिनाइन प्रोस्टेट बीपीएच जो कंडीशन होती है वो सबसे कॉमन देखने को मिलती है ओल्ड एज के अंदर। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि सबसे मोस्ट कॉमन एज कौन सी है, तो आपको बताना है अबव 45। 45 साल से ऊपर के, 45 से 55 साल होता है वैसे तो। 45 से 55 साल तक के जो बड़े बूढ़े होते हैं या फिर जो बंदे होते हैं उनके अंदर ये कंडीशंस आपको देखने को मिलती है बीपीएच वाली।
क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है, समझ में आ गई है? एक एक क्वेश्चन को खोल खोल के समझाना वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम कितना भी लग जाए, लेकिन जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो क्लियर हो जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, a nurse is assessing a client with a chest tube and to get out the bed। भैया एक नर्स है जो असेस कर रही है चेस्ट ट्यूब वाले क्लाइंट को, मतलब एक क्लाइंट है जिसको असेस करने का काम कर रही है एक नर्स, जिसको क्या है, चेस्ट ट्यूब है, चेस्ट ट्यूब डली हुई है। एंड गेट आउट ऑफ द बेड एंड the chest tubing accidentally get caught in the bed rails and disconnect। एक पेशेंट है जिसको चेस्ट ट्यूब डली हुई है, उसकी चेस्ट ट्यूब डिस्कनेक्ट हो चुकी है, ये समझो। एंड वाइल ट्राइंग द रीस्टैब्लिश, वो क्या कर रही है, जबकि वो ट्राई कर रही है रीस्टैब्लिश करने की कनेक्शन को, एंड द प्लूर इवेक ड्रेनेज सिस्टम फॉल्स ओवर। भाई वो जैसे ट्राई करती है तो वो जो सिस्टम होता है वो फॉल्स हो जाता है, फॉल्स ओवर एंड क्रैक। मतलब कि जो सिस्टम होता है वो क्रैक हो गया है। जो आपका जो बोतल थी जिसके अंदर आपने सील ड्रेनेज कर रखा था, वाटर सील ड्रेनेज चैम्बर जो होते हैं वो कैसे हो गए, डिस्कनेक्ट होने के बाद टूट गए हैं। एंड द नर्स टेक विच एक्शन इमीडिएट, कि नर्स कौन सा एक्शन इमीडिएटली लेगी, क्या करेगी, फिजिशियन को कॉल करेगी, दूसरी बात क्लैम्प द चेस्ट ट्यूब को क्लैम्प कर देगी, या अप्लाई ए पेट्रोलियम गॉस ओवर द एंड ऑफ द चेस्ट एंड impress the immerses the chest tube in the bottle and sterile normal saline, केवल नॉर्मल सलाइव के अंदर वो ट्यूब को डिप करेगी। देखो यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, क्वेश्चंस जो है वो इंपॉर्टेंट है। मैं आपको दो क्वेश्चंस यहाँ पे बताऊंगा, मतलब कि दो क्वेश्चंस यहाँ से मेनली बनते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमारे प्रैक्टिकल नॉलेज में भी वो रोज काम आते हैं। देखो मैं एक आईसीयू के अंदर हूँ, ट्रॉमा सेंटर के अंदर हूँ, मेरे पास मेरे आईसीयू में 12 बेड है, 12 की 12 पेशेंट्स को आईसीडी लगी होती है। आईसीडी मतलब चेस्ट ट्यूब डली होती है, ठीक है। और चेस्ट ट्यूब वाले पेशेंट्स को हमें कैसे हैंडल करना होता है मैं आपको बताता हूँ। चलिए अब मैं आपसे एक दो सवाल करूंगा, दोनों के दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चंस आए भी हुए हैं, आपको समझ में आ जाएगी। एक ये हमारा मरीज है, सपोज दैट ये हमारा मरीज है, ठीक है, और ये हमारी चेस्ट में डली हुई है। ये हमारा मरीज है, इसकी चेस्ट में छाती में ट्यूब डली हुई है, इसकी छाती में एक ट्यूब डली हुई है, ठीक है, और ये हमारा चैम्बर है, ये चैम्बर से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे दो कंडीशंस बनती हैं, दो कंडीशंस कैसे कैसे बनेगी। एक तो एक तो जो ये हमारी ट्यूबिंग्स है, एक तो हमारे ये सिस्टम क्रैक हो गया है, ये सिस्टम क्रैक हो गया है। अब ये सिस्टम क्रैक हो गया है तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये क्रैक होने के बाद देखो, ये क्रैक होने के बाद ये जो ट्यूबिंग्स है वो कनेक्टेड तो चेस्ट से है, लेकिन ये ओपन हो गई, ये वाली ओपन हो गई है, ये क्रैक होने के बाद ये ओपन हो गई। अब जब ओपन हो जाएगी तो इसके थ्रू क्या करेगी, पेशेंट जैसे सांस लेगा उसके साथ साथ क्या करेगी, एयर अंदर जाएगी, पेशेंट के चेस्ट में एयर भर जाएगी, और जब एयर भरेगी तो उसके लंग्स को क्या देखने को मिलेगी, वहां पे न्यूमोथोरैक्स देखने को मिलेगा। अगर एयर जाएगी पेशेंट की बॉडी के अंदर, भाई जब से तो क्या था, ये सील पैक सिस्टम था, और सील पैक सिस्टम के अंदर हमें क्या था, कोई भी डर नहीं था कि एयर जाने का। जैसे ही ये हुआ तो हमने क्या देखा कि पेशेंट को न्यूमोथोरैक्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। तो तुरंत आपको क्या करना है, तुरंत इस पेशेंट के अंदर एक ग्लास की बोतल रखनी है, एक बोतल रखनी है ग्लास की, ठीक है। एक ग्लास की मतलब कि एक एनएस की बोतल रखनी है, एक एनएस की बोतल हमेशा पास रखनी होती है, और उसमें उस ट्यूब को डाल देना होता है। जिससे क्या होगा, जिससे क्या होगा बच्चों, जिससे एयर प्रिवेंशन हो जाएगा, एयर प्रिवेंशन हो सकता है। आगे बात समझ में, जिससे एयर एंट्री नहीं करेगी। आगे बात समझ में, क्योंकि ये इस ट्यूब के अंदर भी तो पानी ही था, इस बॉक्स के अंदर भी तो पानी ही था, इस चैम्बर के अंदर भी तो पानी था। आपने भी एनएस की बोतल के में रखा था, मतलब पानी के अंदर ही आपने उसको वापस से रख दिया है। आगे बात समझ में, इस क्वेश्चन का मतलब समझे आप, यही क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि आपके पास एक पेशेंट है जिसके पास आईसीडी लगी हुई है और उसकी जो सिस्टम है वो क्रैक हो चुका है, लेकिन ट्यूब अभी भी कनेक्टेड है पेशेंट के साथ, पेशेंट के साथ कनेक्टेड है, तो इसका मतलब कि आप ट्यूब को कहाँ डाल दो,
एनएस के अंदर डाल दो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो कंडीशन क्या देखने को मिलेगी, न्यूमोथोरेक्स वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। और न्यूमोथोरेक्स वाले पेशेंट के अंदर हवा बढ़ जाती है। न्यूमो का मतलब होता है हवा बढ़ जाना। थोरेसिक कैविटी के अंदर हवा बढ़ जाती है, तो उस कंडीशन के अंदर आपको या पेशेंट को क्या देखने को मिलता है, पेशेंट को क्या देखने को मिलता है, डिस्निया वगैरह की कंडीशन देखने को मिलती है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशन देखने को मिलती है, पीसीओ2 का लेवल बढ़ने को देखने को मिलता है। आगे बात समझ में? ये क्वेश्चन तो आपका हुआ कि मैंने क्या कहा कि अगर ऐसा होता है, क्रैक होता है सिस्टम, तो आपको एनएस की बोतल के अंदर डाल देना है। अब एक दूसरी तरह का पेशेंट होता है। एक पेशेंट हमारे पास ये है जिसकी जिसको एक सिस्टम लगा हुआ है और सिस्टम ऐसे कनेक्टेड है। अब क्या हुआ कि चेस्ट ट्यूब ना चेस्ट से ही निकल चुकी है। चेस्ट ट्यूब चेस्ट से ही निकल चुकी है। आगे बात समझ में? तो कहां से हुआ? ट्यूब डिस्कनेक्ट फ्रॉम द चेस्ट। कि ट्यूब कहां से डिस्कनेक्ट होगी? चेस्ट से डिस्कनेक्ट हो गई है। अब जब चेस्ट से ही डिस्कनेक्ट हो गई है तो उस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा कि आपकी जो ट्यूब है वो यहां आ गई है और इस चैम्बर से कनेक्टेड है। अब भाई चैम्बर से कनेक्टेड होने से क्या होता है, आपने जहां पे चेस्ट के साथ ही अगर डिस्कनेक्ट हो गई है तो आपको प्रायोरिटी में क्या करना होगा। मैं आपको दोनों क्वेश्चंस बता रहा हूं क्योंकि दो ही क्वेश्चंस यहां से बनते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर सपोज दैट यहां से डिस्कनेक्ट हो गई है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक गॉज पीस लेना पड़ेगा और उसकी टाइट ड्रेसिंग करनी होगी। टाइट ड्रेसिंग करनी होगी, तुरंत की तुरंत वहां पे हाथ लगाना होगा गॉज पीस के साथ, क्योंकि वहां पे जो होल है ट्यूब का वो तो प्रेजेंट है। और जैसे ही पेशेंट सांस लेगा उस होल के थ्रू क्या चली जाएगी, एयर चली जाएगी और न्यूमोथोरेक्स क्या कर सकती है, न्यूमोथोरेक्स कर सकती है। इसीलिए हमें क्या करना होगा, टाइट गॉज पीस के साथ रखना होगा। आगे बात समझ में? दोनों क्वेश्चंस की समझ में आई। अगर चेस्ट ट्यूब से निकल चुकी है, मतलब कि चेस्ट से ट्यूब निकल चुकी है, तो गॉज पीस का इस्तेमाल करना है। और अगर वहां से कनेक्टेड है ट्यूब, सिर्फ ट्यूब लगी हुई है, सिस्टम जो है वो क्रैक हो चुका है, उसकी बोतल जो है वो क्रैक हो चुकी है, तो आपको एनएस की बोतल में डिप करना है। और दूसरी बात, इस बात का ध्यान रखना, नेवर क्लैंप द चेस्ट ट्यूब। नेवर क्लैंप द चेस्ट ट्यूब। कभी भी चेस्ट ट्यूब को क्लैंप नहीं करना है, चाहे आप पेशेंट ट्रांसफर कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, कभी भी चेस्ट ट्यूब को क्लैंप नहीं करते हैं। क्लैंप करने से पेशेंट को डिस्निया जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। पेशेंट को डिस्निया जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। कभी भी उसको ग्रेविटी के ऊपर नहीं रखना होता है, ग्रेविटी के नीचे ही रखना होता है। समझ में आई बात? कि जैसे पेशेंट लेटा हुआ है और आपने चेस्ट ट्यूब जो है वो ऊपर लगा दी, किसी भी कारण बस आपने बेल्डिंग कर रहे हो, आप या पेशेंट को टर्न करवा रहे हो, तो आपने वो चेस्ट ट्यूब ऊपर कर दी, नहीं, जितना भी ड्रेन होगा उसके अंदर चला जाएगा। ऐसा नहीं करना है, हमेशा पेशेंट से नीचे ही चेस्ट ट्यूब को रखना है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आगे बात समझ में? ये 3-4 से पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं। अब हमारे क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है कि पेशेंट असेसिंग द चेस्ट ट्यूब एंड गेट आउट ऑफ बेड एंड चेस्ट ट्यूबिंग एक्सीडेंटली गेट कॉट एंड बेड रेल्स एंड डिस्कनेक्ट एंड वाइल ट्राइंग द रीस्टैब्लिश द कनेक्शन को लगाने के चक्कर में वो क्या हो जाती है, फॉल्स ओवर द एंड क्रैक। मतलब कि जो उसकी पोर्ट था वो क्रैक हो चुका है। तो आपको सबसे पहला ऑप्शन क्या करना होगा कि कॉल द फिजिशियन। अगर इतने में फिजिशियन आएगा, कॉल करेगा, तब तक तो पेशेंट को न्यूमोथोरेक्स बन चुका होगा। आपके पेशेंट को बचाना है, उसकी जान को खतरा है, इसीलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला वही काम करते हैं जिसमें पेशेंट की जान बच सके। हम देखो, प्रायोरिटी क्वेश्चंस में यही होता है कि पेशेंट को कंप्लेन क्या है, पेशेंट को हम क्या कर सकते हैं, उसी को करना है। क्लैम द चेस्ट ट्यूब को क्लैम्प कभी भी नहीं करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल भाषा में हम कर देते हैं। हम प्रैक्टिकल भाषा में हम कर देते हैं, बट इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस। ऐसा नहीं करना होता है। अप्लाई द पेट्रोलियम गॉज ओवर द एंड ऑफ द चेस्ट ट्यूब। भैया, एंड ऑफ द चेस्ट ट्यूब पे लगाने से क्या फायदा है कि भाई ये कह रहा है कि यहाँ पे जो ट्यूब आपकी हटी है, आपकी जो हटी है यहाँ पे आपको क्या करना है, एक पेट्रोलियम गॉज लगा देना है। उससे भी जाएगी हवा, तो हवा तो जाएगी। इससे अच्छा तो आप एनएस की बोतल में डिप करो। एंड इमर्स द चेस्ट ट्यूब एंड, ये भी गलत है, एंड इमर्स द चेस्ट ट्यूब बोतल इन द स्टेराइल नॉर्मल सलाइन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है। फोर्थ नंबर इज द करेक्ट आंसर। जिस भी बच्चे का आंसर फोर्थ है वो करेक्ट है। क्या मेरी बात समझ में आई? मैंने आपको दोनों क्वेश्चंस बताए हैं, दोनों क्वेश्चंस बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिए।
ये भी मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था कि अगर पेशेंट को न्यूमो है तो हमें कौन सी रिप का इस्तेमाल करते हैं, साइट 2 to 3 रिप, या फिर हम कह सकते हैं 2 to 3 इंटरकॉस्टल स्पेस। तो सेकंड का यूज करते हैं या थर्ड का यूज करते हैं। या अगर किसी को हाइड्रो अगर थोरेक्स है, या फिर हम कह सकते हैं कि पेशेंट को फ्लूइड भरा हुआ है, चाहे आप ब्लड हो, चाहे पानी हो, चाहे पस हो, कुछ भी हो, तो हमें ग्रेविटी के हिसाब से क्या करना होता है, 6 to 7 इंटरकॉस्टल स्पेस में अंदर हमें डालनी होती है चेस्ट ट्यूब। आगे बात समझ में चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A nurse is caring for the client with a Cushing syndrome, and a nurse है जो कि केयर कर रही है Cushing syndrome के क्लाइंट को, and the nurse plan which of the measures to prevent the complication of the medical condition, मतलब कि कौन सी प्लान करेगी कौन से कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने का। फटाफट से आंसर करेंगे, क्या आंसर आपका रहने वाला है। जल्दी से आंसर करेंगे। फटाफट से आंसर करेंगे। देखो सिंपल सी बात है, सिंपल क्वेश्चन आंसर्स हैं, सिंपल, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। देखो कुशिंग सिंड्रोम की बात हो रही है। कुशिंग सिंड्रोम, देखो एक तो होता है कुशिंग सिंड्रोम और एक होता है एडिसन सिंड्रोम। एक होता है एडिसन सिंड्रोम, एक होता है कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम के अंदर जितनी भी बातें मैं आपको बताऊंगा, जस्ट उल्टा एडिशन के अंदर होती है। जस्ट उल्टा मतलब जस्ट अपोजिट की तरफ काम करता है एडिसन सिंड्रोम। ठीक है। अब देखो कुशिंग सिंड्रोम एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। कैसा होता है? मेटाबॉलिक, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर क्या होता है, एक इसके अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। इसके अंदर सबसे पहले कॉर्टिसोल्स का रिलीज होता है। कॉर्टिसोल्स रिलीज होते हैं। कॉर्टिसोल्स रिलीज कहाँ से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता है कि एड्रिनल ग्लैंड्स होती है, एड्रिनल ग्लैंड होती है। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? हमारी किडनी के ऊपर जो दो ग्लैंड पाई जाती है छोटी छोटी सी, उनको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एड्रिनल मेडुला, एक होता है कॉर्टेक्स। एक होता है कॉर्टेक्स, एक होता है मेड्यूला। जो अंदर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं मेड्यूला, और बाहर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स वाले पार्ट से कॉर्टिसोल्स रिलीज होते हैं। कहाँ होते हैं? कॉर्टेक्स वाले पार्ट से कॉर्टिसोल्स रिलीज होते हैं। आगे बात समझ में। और जब कॉर्टिसोल्स रिलीज होते हैं तो उस कंडीशन के अंदर कॉर्टिसोल्स का लेवल बढ़ता है। क्या होता है? कॉर्टिसोल्स का लेवल बढ़ गया, या आपने, या पेशेंट को आपने काफी दिन से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दे रहे हो, या पेशेंट को आप क्या दे रहे हो? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। पेशेंट काफी दिनों से, सेवरल डेज से क्या ले रहा है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ले रहा है। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि ग्लूकोज का लेवल ज्यादा देखने को मिलेगा, मतलब कि ग्लूकोज का लेवल ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। और जब ग्लूकोज का लेवल ज्यादा देखने को मिलेगा तो आपको डायबिटीज मेलाइटस वाली कंडीशंस आपको अराइज होती हैं, मतलब कि सारे सिम्टम्स जो होंगे वो डायबिटीज वाले सिम्टम्स आपको अराइज हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात आपको क्या करना है, इसके अंदर पॉलीयूरिया आपको देखने को मिलेगा, पॉलीडिप्सिया आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, ये सारी कंडीशंस आपको देखने को मिल जाती है, जो कि डायबिटीज मेलाइटस के अंदर होती हैं। वही सारी कंडीशंस इसके अंदर देखने को मिलती हैं। मैंने क्या बताया कि कुशिंग सिंड्रोम एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर कॉर्टिसोल्स का रिलीज होता है। कॉर्टिसोल्स कहाँ से रिलीज होते हैं? या तो कॉर्टिकल्स का रिलीज होता है, या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड पेशेंट खा रहा है बहुत दिन से, तो उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? ग्लूकोज का लेवल ज्यादा देखने को मिलेगा। और जब भी ग्लूकोज का लेवल ज्यादा देखने को मिलता है तो कौन सी डायबिटीज वाली कंडीशंस आपको देखने को मिलती हैं? और कौन कौन सी होती हैं? देखो हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा, ये तो पता ही है आपको। हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिल रहा है, हाइपरनाइट्रेमिया देखने को मिलेगा। ठीक है। और हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा, है ना। एंड हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरनाइट्रीमिया, मतलब कि सोडियम का लेवल ज्यादा देखने को मिलेगा, पोटेशियम का और कैल्शियम का लेवल कम देखने को मिले। कोशिन सिंड्रोम एक इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट एक हम कह सकते हैं डिजीज कंडीशन है, उस पे आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं होंगे, क्वेश्चन इस तरीके के होंगे कि आपको किस चीज का ध्यान रखना है। तो मॉनिटरिंग द ग्लूकोज लेवल, सबसे पहला आंसर आपका यही होना चाहिए कि इसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है, ग्लूकोज लेवल को हमें मॉनिटर करना है। एनकरेज डेली जॉगिंग, डेली जॉगिंग आप नहीं कर सकते हो क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिया वाले पेशेंट्स के अंदर सबसे ज्यादा मसल फटीग होने के चांसेस होते हैं। तो मॉनिटरिंग द एपिनेफ्रिन लेवल, एपिनेफ्रिन का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। विजिट ऑफ द फ्रॉम द फ्रेंड, ये भी कोई सही बात नहीं है। तो आपको क्या करना है, कुशिंग सिंड्रोम वाले पेशेंट के अंदर सबसे पहली बात तो आपको यही ध्यान रखना है कि कॉर्टिसोल्स का रिलीज बढ़ता है, और कॉर्टिसोल्स की वजह से क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, और जब भी ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो कंडीशन कैसी होती है, डायबिटीज वाली कंडीशन आपको देखने को मिलती है। और डायबिटीज वाले पेशेंट के अंदर क्या होता है, वो सारे साइन एंड सिम्टम्स आ जाते हैं। अब एक होती है एडिसन्स डिजीज। एडिसन्स डिजीज होती है। अब एडिसन डिजीज के अंदर क्या देखने को मिलता है आपको, हाइपरग्लाइसीमिया की जगह हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। हाइपोनाइट्रीमिया की जगह हाइपोनाइट्रीमिया देखने को मिलेगा, ठीक है। और पोटेशियम का लेवल देखने को ज्यादा देखने को मिलेगा, और कैल्शियम का लेवल भी ज्यादा देखने को मिलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। जिसी बच्चे का ग्लूकोज मॉनिटर करवा रहा है उसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक क्लाइंट विद सेंट्रल वीनस कैथेटर, के एक पेशेंट को सेंट्रल वीनस कैथेटर लगा हुआ है। एक क्लाइंट विद सेंट्रल वीनस कैथेटर, एक क्लाइंट विद सेंट्रल वीनस कैथेटर, और पेशेंट को क्या चल रहा है, पेशेंट को क्या चल रहा है बच्चों, सेंट्रल वीनस कैथेटर, हु इज रिसीविंग द पेरेंटल न्यूट्रिशन एंड सडनली बिकम सडनली बिकम क्या हो रहा है, सडनली बिकम क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, सडनली रिसीविंग एंड पेरेंटल न्यूट्रिशन सडनली बिकम द शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब कि उसको सांस लेने में तकलीफ आ रही है। समझे आप किसी बात को, समझ रहे हैं इस चीज को, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, समझना। एक क्लाइंट रिसीविंग द सेंट्रल वीनस कैथेटर, एक पेशेंट को सेंट्रल वीनस लाइन लगी हुई है, रिसीविंग कर रहा है पेरेंटल न्यूट्रिशन, टीपीएन वो पेशेंट ले रहा है, टीपीएन के साथ साथ शॉर्ट उसको ब्रीथनेस आपको दिखाई दे रही है, कंप्लेन कर रहा है चेस्ट पेन की, कि उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है और चेस्ट पेन अलग से हो रहा है। एंड पेशेंट कैसा हो गया, ट्रकीकार्डिया हो गया है, मतलब कि पेशेंट का हार्ट रेट अभी तक तो 80 चल रहा था, अभी 120 हो गया है, ठीक है। पेल पेल पेशेंट हो गया है, एनजीएस हो गया है, पेशेंट पेल भी हो गया है, एनजीएस भी हो गया है। अब द नर्स सस्पेक्टेड द एयर एम्बोलिज्म, नर्स ने क्या सस्पेक्ट किया है कि भैया एयर एम्बोलिज्म हो सकता है, तो उसने क्या किया, उसको प्लेस कर दिया द क्लाइंट लेटरल टेंडलबर्ग पोजीशन ऑन द लेफ्ट साइड, एंड उसको पेशेंट को उसने क्या किया, लेफ्ट साइड टर्न कर दिया है टेंडलबर्ग पोजीशन के साथ। अब आपको क्या करना होगा, एंड मॉनिटर वाइटल साइंस एवरी 30 मिनट्स, कि आपको वाइटल साइंस को मॉनिटर करना है हर 30 मिनट के अंदर। क्या करना है, मॉनिटर, आपको क्या करना है, मॉनिटर करना है वाइटल साइंस को हर 30 मिनट के अंदर मॉनिटर करना है। एंड क्लैंप द कैथेटर टू नोटिफाई द फिजिशियन, कि क्लैंप करना है किसको, हमारे हमारे कैथेटर को क्लैंप कर देना है, उसके बाद बताना है। देखो कॉमन सेंस है, आपको लगाना है, आप एक नर्सिंग ऑफिसर हो, कहाँ पे, एम्स के अंदर आप काम कर रहे हो, और काम करने के बाद आपको पता लग रहा है कि एक पेशेंट चेस्ट पेन की कंप्लेन कर रहा है, और टीपेन उसको जा रहा था, आप चेस्ट पेन की कंप्लेन कर रहा है, एनजीएस पेशेंट हो चुका है, एम्बोलिज्म की आप सस्पेक्टेड कर रहे हो, आपने पोजीशन भी राइट दे दी है। देखो पोजीशन का भी बहुत बड़ा रोल होता है इस चीज में। तो आप उसके बाद क्या करोगे, देखो सबसे पहली चीज, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक पेशेंट को एयर एम्बोलिज्म सस्पेक्टेड हुआ है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, कौन सी, अगर ऑप्शन में दिया हुआ है कि आप पोजीशन दोगे, इसको कौन सी पोजीशन देते हैं, कौन सी पोजीशन देते हैं, कि आपको क्या देना है, कौन सी पोजीशन देते हैं, लेटरल टेंडनबर्ग पोजीशन देते हैं। लेफ्ट साइड क्यों देते हैं,
ट्रेंडलमक विद लेफ्ट साइड मतलब कि आपको आपके सर को ऊपर करना पड़ेगा, पैरों को नीचे करना पड़ेगा और लेफ्ट साइड थोड़ा सा टर्न करना पड़ेगा राइट साइड पिलो लगा के। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज टू प्रिवेंट या टू ट्रैप द एयर एम्बोलस इन द राइट एट्रियम, इन द कि आप जो चीज को जैसे सपोज दैट किसी पेशेंट को अगर एयर एम्बोलिज्म हो गया है तो आप उसको ट्रेंडलर पोजीशन देते हो लेफ्ट साइड, क्योंकि आप क्या कर सकते हो, उसको ट्रैप कर सकते हो राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम एक डिसॉल्विंग होता है, डिसॉल्विंग पार्ट होता है, क्योंकि अगर आपने पोजीशन को ठीक नहीं दिया है, अगर आपने कोई और पोजीशन दे दी, रिवर्स ट्रेंडलर दे दी सपोज दैट, तो क्या करेगा, वो मूव करेगा और मूव करके छोटी-छोटी कैपिलरीज के अंदर फँस जाएगा और वहाँ पे ब्लॉकेज करने का काम करेगा, पेशेंट की डेथ तक हो सकती है, सर्कुलेशन को अल्टर करने का काम करेगा। आगे बात समझ में? तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? तुरंत के तुरंत उसको क्लैंप करना है। अगर ऐसा करता है तो क्लैंप करना है, उसके बाद आपको क्या करना है? नोटिफ़ाई करना है फिजिशियन को। देखो, अब क्वेश्चन के अंदर क्या बताया गया है? मॉनिटर द वाइटल साइंस एवरी 30 मिनट्स। देखो मॉनिटर तो आपको करने ही करने हैं, कंटिन्यू चलते रहते हैं मॉनिटर्स तो ये बात गलत है। क्लैम्प द कैथेटर एंड नोटिफाई द पेशेंट, कि ये कर सकते हो। क्लैम्प क्यों करना है? क्योंकि आपको क्या करना है कि जो एयर एम्बोलिज्म है वो ज्यादा आगे मूव ना करे। अगर आप फ्लूइड देते रहोगे पेशेंट को तो वो एयर एम्बोलिज्म क्या करेगा, मूव करता रहेगा और ऐसी जगह जाके फंस जाएगा जहां पे ब्लड सप्लाई को अल्टर्ड कर सकता है। एंड शो स्लो द रेट ऑफ पेरेंटल न्यूट्रिशन एंड आफ्टर चेकिंग द लाइंस ऑफ एयर, आपको बिल्कुल भी रेट को बंद करना है, स्लो नहीं करना है। एंड वॉलिसिस ऑफ द क्लाइंट विद द 500 ml नॉर्मल सलाइन एंड ब्रेक अप द एयर एम्बोलिज्म। नहीं, ऐसा नहीं होता है कि आप उसको तोड़ने के लिए काम कर रहे हो। आपको वो तोड़ना नहीं है, उसको ट्रैप करना है राइट एट्रियम के अंदर। देखो क्वेश्चन के अंदर दो आंसर भी दिए गए हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एयर एम्बोलिज्म का पेशेंट है, आपको सबसे पहले क्या करना है? अगर आपसे कोई पूछा गया है कि एयर एम्बोलिज्म का पेशेंट आपके पास आता है तो आपको क्या करना है? सबसे पहले क्वेश्चन बना रहा है कि नोटिफाई करना है फिजिशियन को, ठीक है? आपको डॉक्टर को नोटिफाई करना है, आपको पोजीशन देनी है, पोजीशन का नाम आपको पता है, टेंडलम विद लेफ्ट साइड, एंड आपको बोलस देना है, आपको नन ऑफ द अबव। तो आपको इस पे नहीं जाना है बच्चों, आपको क्या करना है? पोजीशन देनी है और क्लैम्प करके। आगे बात समझ में? अगर आपका फ्लूइड जा रहा है, आपका फ्लूइड कोई भी जा रहा है तो उसको बंद करना है और डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, पोजीशन देनी है। सबसे पहले पोजीशन देनी है, उसके बाद उसको क्लैम्प करना है। या फिर अगर ऐसा भी कोई आपको फील होता है तो सबसे पहले आपको क्लैम्प करना आता है। अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट है, आपके पास कोई ऐसा सपोज दैट कोई पेशेंट है, आपको आईसीयू के अंदर एडमिट हो, ठीक है? आप एक आईसीयू के अंदर काम कर रहे हो, एक पेशेंट है जिसको चेस्ट पेन वगैरह की कंडीशन हो गई है, डिस्निया हो गया है, पेल हो गया है, एंजियस पेशेंट हो गया है। सबसे पहला काम होता है क्लैम्प करना। उसके बाद आप दोगे पोजीशन, उसके बाद नोटिफाई करोगे फिजिशियन को, ठीक है? आगे बात समझ में? तीनों का बात ध्यान रखना कि क्लैंप किया, पोजीशन दी और नोटिफाई किया। हमारा काम सिर्फ इतना ही है, उसके बाद डॉक्टर बताएगा हमें कि डॉक्टर साहब हमें अब क्या करना है। वो कहेगा ऐसे करें तो वैसे करना है, वो कहेगा ऐसे करें तो वैसे करना है, ठीक है? आगे बात समझ में? आगे मेरी बात समझ में नहीं आई तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चले अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ए नर्स इज टीचिंग द प्रेग्नेंट क्लाइंट एंड अबाउट द न्यूट्रिशन, मतलब एक प्रेग्नेंट क्लाइंट है जो न्यूट्रिशन के बारे में आपसे बात कर रही है, आप उससे बात कर रहे हो। द नर्स इंक्लूड द विच इंफॉर्मेशन इन द क्लाइंट एंड टीचिंग प्लान। फटाफट से आंसर करेंगे। कि एक नर्स है जो कि टीचिंग प्रेग्नेंट वुमेन है, नर्स इज टीचिंग द प्रेग्नेंट वुमेन एंड क्लाइंट अबाउट द न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के बारे में आप उससे बात कर रहे हो। एंड नर्स इंक्लूड विच इंफॉर्मेशन इन द क्लाइंट टीचिंग प्लान, कि आप उसके टीचिंग प्लान के अंदर क्या चीज ऐड करोगे, ठीक है? बताएंगे फटाफट। देखो किसी भी एक प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है, प्रेग्नेंट वुमेन्स के अंदर क्या होता है भाई? एक नॉर्मल लेडी होती है, एक प्रेग्नेंट वुमेन होती है। प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है।
न्यूट्रिशन क्या हो जाते हैं, डिक्रीज होने लगते हैं। तो उनको तो क्या होता है, बहुत ज्यादा नीड होती है, उनको एक्स्ट्रा कैलोरीज की जरूरत होती है। ठीक है, एक्स्ट्रा कैलोरीज चाहिए, एक्स्ट्रा प्रोटीन चाहिए, एक्स्ट्रा आयरन चाहिए, कैल्शियम चाहिए। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो कि उनको एक्स्ट्रा की जरूरत पड़ती है। तो आप क्या करोगे, देखो, सबसे पहला आंसर क्या कहता है कि ऑल मदर्स एट हाई रिस्क ऑफ द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, कि जितनी भी मदर्स होती हैं जो भी बच्चे को जन्म देती हैं या प्रेग्नेंट होती हैं, उनको सबको रिस्क होती है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की। ये बात सही है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि सब नहीं होते हैं। अगर आप 100 महिलाओं को देखोगे तो उनमें से 80 या 90 आपको महिलाएं न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की देखने को मिल सकती है, लेकिन सब नहीं मिलेंगी। तो ये बात एकदम गलत है। ठीक है, कैल्शियम इंटेक इज नॉट नेसेसरी अंटिल द थर्ड ट्राइमेस्टर, ऐसी बात भी नहीं है। कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, कैल्शियम की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चे की बोन ग्रोथ के लिए। ठीक है, बच्चे की बोन ग्रोथ के लिए बहुत जिम्मेदार होता है क्या, कैल्शियम। कितना कैल्शियम चाहिए होता है, मैंने पूरी वीडियो में बनाया बनाया हुआ है, आप ओबीजी के लेक्चर जाके देखें कितना कैल्शियम चाहिए, कितना एक्स्ट्रा प्रोटीन चाहिए, कितना आयरन चाहिए, कितना सप्लीमेंटल आयरन चाहिए। ठीक है, फॉलिक एसिड कितना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैंने डिटेल में आपको करवा रखी हैं। प्लीज गो एंड वॉच, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आयरन सप्लीमेंट्स आर नॉट नेसेसरी, ये भी बात गलत है कि आयरन सप्लीमेंट्स ही नेसेसरी नहीं है, क्योंकि बच्चे के डेवलपमेंट के लिए क्या जिम्मेदार होता है, आयरन जिम्मेदार होता है। क्या जिम्मेदार होता है, आयरन जिम्मेदार होता है। न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द मदर सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंसेस एंड फीटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बहुत बढ़िया। कि ये जो न्यूट्रिशनल स्टेटस होता है वो फीटल ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार होता है। कैसे लिए जिम्मेदार होता है, फीटल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार होता है। क्या मेरी बात समझ में आई? क्योंकि मैंने जो चीजें आपको बताई हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, सवाल भी इंपॉर्टेंट हैं। जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं आज की क्लास के अंदर, कि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी सभी के अंदर नहीं होती है। आपको सब ये ध्यान रखना है कि किन किन चीजों की जरूरत होती है। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज गो एंड वॉच, जाके देखें, पूरा लेक्चर मैंने ले रखा है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, आज के लिए इतना ही काफी है, और हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो, अगर किसी भी तरह का कोई डाउट होता है, तो आप हमारे सपोर्टिव नंबर्स पे कॉल करें, मैसेज करें 9057 064291। ठीक है, और थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मैं किसी भी बच्चे से यही कहूंगा कि आप लेक्चर जो है वो पूरा लें, क्योंकि लेक्चर पूरा लेने से बेनिफिट्स होते हैं, आपको समझ में आता है चीजें, और बहुत इजीली तरीके से चीजें समझ में आती हैं। एक टीचर की मेंटेलिटी का पता लगता है कि टीचर क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो किसी भी प्रकार के कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो यू कैन कॉल मी, मैसेज मी, आपको 100% रिप्लाई मिलेगा, और सारे डाउट्स जो हैं वो आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, बने रहें इसी प्रकार, और किसी भी तरह का लोड नहीं लें, एग्जाम्स का प्रेशर नहीं लें, क्योंकि अभी हमारी उम्र नहीं है प्रेशर लेने की। तो जब प्रेशर लेने की उम्र आएगी तो प्रेशर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर।